मैं आज आपको सुमित्रानंदन पंत के काव्य सौष्ठव के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। काव्य सौष्ठव को विद्वानों ने भावपक्ष और कलापक्ष के अंतर्गत रखा है। इसी को कुछ विद्वान अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष भी मानते हैं, जो कि इसी श्रेणी में काव्य सौष्ठव के अंतर्गत ये माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के एक युग प्रतिनिधि कवि के रूप में हिंदी साहित्य में माने जा सकते हैं। छायावाद में अगर विद्वानों को माना जाए तो उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसमें सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी प्रदान की थी कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य की क्या विशेषताएं थी, और उनके काव्य का अध्ययन करने के बाद में आज मैं आपको इसके भावपक्ष और कलापक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। कविवर पंत आधुनिक युग के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। निराला के बाद कवियों में शीर्ष स्थान पर ये ही समझे जाते हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के चतुर चितेरे हैं। इनकी कविता में सौंदर्य, प्रेम और प्रकृति का चित्रण है। पंत के प्रमुख रस तीन हैं: श्रृंगार, करुण और शांत। इनके छायावादी रूप में प्रकृति का श्रृंगार है, प्रकृतिवादी रूप में करुण रस है और मानवतावादी रूप में शांत रस है। पंत का हिंदी साहित्य के भावुक कलाकारों में प्रमुख स्थान रहा है। इनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर संतुलन है। इनका काव्य प्रकृति की सुंदर रंग स्थली के प्रभाव से प्रकट हुआ है। फलस्वरूप उसमें अनुभूति की गंभीरता, सुरम्यता, स्वाभाविकता, सरसता के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में सुंदरम का विशेष महत्व है। पंत ने अपनी रचनाओं में प्रकृति को जितना व्यापक स्थान दिया है, उतना हिंदी के अन्य किसी कवि ने नहीं दिया। पंत ने प्रकृति के कोमल रूप का ही अधिक वर्णन किया है। उनके विप्लवकारी या विध्वंसकारी उग्र रूप का वर्णन उन्होंने नहीं किया। कवि पंत एक और प्रकृति के प्रतिक्रिया कंपन को देकर हर्ष विभोर उठते हैं, तो दूसरी ओर छाया को तरु के नीचे अकेले देखकर वे दया से द्रवित हो कह उठते हैं: नियति वंचिता, आश्रय रहिता, जर्जरिता, पद दलिता सी, धूल दूसरित मुक्त कुंदला, किसके चरणों की दासी, कहो कौन हो दमयंती सी तुम, तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अली, नल सा निष्ठुर कोई। पंत ने करुणा के भावों का सरस और मनोहर वर्णन किया है। उनकी ग्रंथि, उल्लास और आंसू नामक कविताएं प्रभावशाली करुणा से ओतप्रोत हैं, जिनसे वेदना की अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। कवि ने कविता का उद्गम ही वियोग और करुणा के आंसू से माना है। पंत की रचनाओं में हमें
जो भाव मिलते हैं उनमें कल्पना की प्रधानता लक्षित होती है। कल्पना के बल पर उन्होंने सूक्ष्म भावों को भी कलात्मक रूप दिया है। पंत आवेश प्रधान कवि नहीं है, उनमें चिंतन की प्रधानता है। यही कारण है कि गीति काव्य में भाव की जैसी प्रवणता और तीव्रता होनी चाहिए वैसी पंत की रचनाओं में नहीं मिलती है। इनके गीतों में नादगत कोमलता और संगीतात्मकता का पर्याप्त है। यह सर्वमान्य है कि पंत जी कवि होने के साथ साथ शिल्पी भी हैं। उनकी प्रतिभा में कवि की भावुकता, चित्रकार की रेखांकता और शिल्पी की कलात्मकता की त्रिवेणी का संगम है। पंत का काव्य वास्तव में आधुनिक चेतना का प्रतीक है और उसमें जीवन मूल्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा है। युगानुकूल सामाजिक, भौतिक, नैतिक और मानवीय पहलुओं के साथ साथ उसमें गंभीर दार्शनिक चिंतन के स्वर भी हैं। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन काव्य के भाव पक्ष को देखा जाए तो उसमें एक गहराई है, भाव है और प्रकृति के ऐसे सुंदर वर्णन है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो भाव पक्ष के साथ साथ अब हम सुमित्रानंदन पंत के काव्य के कला पक्ष को देखेंगे, जिसमें कला पक्ष के अंतर्गत सामान्य तौर से भाषा है, शैली है, छंद है, अलंकार है आदि को ही महत्व दिया जाता है। तो इसी क्रम में हम इनका कला पक्ष भी देखेंगे। पंत का कला पक्ष बड़ा ही उत्कृष्ट है। वे कवि ही नहीं कलाकार भी हैं। एक आलोचक के मत में पंत की कविताओं में सर्वप्रथम कला का, इसके बाद विचारों का और तदुपरांत भावों का स्थान है। इनकी चित्रकारी कल्पना का एक उदाहरण इस प्रकार है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकम्पित अरु मृदु पुलकित गात, सशंकित ज्योत्सना सी चुपचाप, जड़ित पद नमित पलक दृगपात। इसमें हमें एक कुशल चित्रकार की कला के दर्शन होते हैं। उनकी कला विकसित होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई है कि केवल एक शब्द में पूर्ण चित्र अंकित कर दिया है। अब सबसे पहले भाषा सौष्ठव, यानी इनकी काव्य में इन्होंने किस रूप में भाषा को प्रस्तुति दी है, तो इसके बारे में पंत की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। लालित्य, माधुर्य, सुकुमारता और संगीतात्मकता इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। इनकी काव्य कला का कर्मिक विकास हुआ है। यही परिवर्तनशीलता उनके भावों और विचारों तक ही सीमित नहीं, यह उनकी भाषा शैली में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। पंत जी एक कुशल शिल्पी हैं। वे शब्दों की अंतरात्मा को पहचानते हैं। शब्द के भीतर प्रच्छन्न भाव को पहचान कर वे उसे उचित और उपयुक्त स्थान पर जड़ देते हैं। इस शब्द ज्ञान में उनकी समानता अन्य कोई कवि नहीं कर सकता। इसका परिणाम यह है कि उनका प्रत्येक छंद व्यंजना पूर्ण है। तो इस प्रकार से पंत जी ने अपने काव्य में यानी विशुद्ध खड़ी बोली भाषा को अपनाया, जो पढ़ने में और समझने में बड़ी ही सार्थक साबित होती है। अब भाषा के बाद में पंत जी के काव्य में अलंकारों को देखेंगे। पंत के काव्य में भाव, भाषा और स्वरों की एकता में जो ध्वनि चित्रण हुआ है वह अद्वितीय और स्तुत्य है। उन्होंने काव्य में अलंकारों को अनिवार्य न मानते हुए भी उन्हें आवश्यक माना है। उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक आदि अलंकार विशेष रूप से आए हैं। अलंकारों को ये वाणी के ह्रास, हास, अश्रु, स्वपन, पुलक, हाव भाव मानते हैं। छायावादी अलंकारों का प्रयोग भी पंत जी ने किया है, जैसे मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण। सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल,
तापस बाला गंगा जल शशि, मुख से दीप्ति मृदु कृतल, लहरें उन पर कोमल कुंतल। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में उपमा अलंकार का उदाहरण भी दिया है। तरवुर के छायानुवाद से, उपमा सी भावुकता से, अविदित भावाकुल भाषा से, कटी छटी नव कविता सी। तो मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि जिस पंक्तियों में सा, से, सी, सम, समान और तुल्य आदि शब्दों की जब बाहुल्य होता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये पंक्तियाँ उपमा अलंकार की सुमित्रानंदन पंत की बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें यानी हमें यह पता चल जाता है कि इन पंक्तियों में यानी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अब इनके कला की तीसरी विशेषता देखें तो इसमें छंद विधान। कवि पंत ने कविता का मूल स्वभाव ही छंद में लयात्मक होना माना है। छंद तो नदी के दो तटों की भांति है, इस कारण छंदहीन सुंदर भाव कविता नहीं बन सकते। पंत का कथन है कि कविता हमारे प्राणों का संगीत है, तो छंद उसका हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होना है। पंत ने छंद जगत में भी नवीन प्रयोग किए हैं। मुक्त छंद तो उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनाया है, जिसमें वर्ण संबंधी सभी नियमों का पालन हुआ है। पंत ने मात्रिक छंदों का अधिक प्रयोग किया है, इस कारण उनके काव्य में कुछ परंपरागत छंद भी प्रयुक्त मिलते हैं। इस दृष्टि से पद्धति छंद का एक उदाहरण इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। इस प्रकार से यानी इन्होंने अपने छंदों को अभिव्यक्ति दी है। अब संक्षेप में कहा जा सकता है कि पंत कोमल भावों के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की है। इनकी रचनाएं किसी एक वाद से संबंधित नहीं हैं। इनको प्रकृतिवादी, छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, मानवतावादी तथा प्रयोगवादी सब रूपों में देखा जा सकता है। प्रसाद और निराला की तरह कविवर पंत का आधुनिक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी काव्य साधना काव्यगत भावपक्ष एवं कलापक्ष, आभ्यंतर और बाह्य दोनों दृष्टियों से रचना शिल्प, सौंदर्य एवं भाव व्यक्ति की दृष्टि से प्रशस्य तथा अन्यतम है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने सुमित्रानंदन पंत के काव्य सौष्ठव अर्थात भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में आपको बताया है कि इस काव्य में इन्होंने किस प्रकार से भावों को व्यक्ति दी है, और कला पक्ष में भाषा है, इनकी शैली है, छंद है, अलंकार है आदि के बारे में यानी विस्तृत जानकारी दी है, जो कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी इनका काव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद।